हेलो स्टूडेंट, मैं सुनीता यादव SK यादव क्लासेस से। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पोल साइंस का सेकंड चैप्टर का पार्ट सेकंड करवा रही हूँ। फर्स्ट जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक भारत में शासन कैसे किया, उसके पीछे क्या क्या कारण थे, उन सभी के बारे में बताया था। इस जो वीडियो के अंदर है उसमें भारत में विपक्षी दल की भूमिका, भारत में कौन कौन सी पार्टियां थी, इन सब के बारे में बताऊंगी। जैसे कि सभी को पता है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए विपक्षी दल का होना बहुत ज़रूरी है। भारत के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे दल हैं। अन्य देशों में भी बहुत सारे दल हैं, जैसे चाइना, वियतनाम, बट उन देशों के अंदर लोकतंत्र कायम नहीं है। भारत में लोकतांत्रिक तरीके से एक दल के अलावा बहुत भी दल हैं, बहुत सारे दल हैं। अभी हम देखते हैं कि ऐसे कहा जाता है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए विरोधी दल का होना ज़रूरी है। इसमें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यदि एक ही दल होगा या दो ही दल होंगे तो हमें नए नए लीडर्स चुनने का मौका नहीं मिलेगा। और सबसे जो अहम पॉइंट है वो है विरोधी दल ही सत्तारूढ़ दल की कमियों को बताता है। सत्तारूढ़ दल नहीं तो मनमानी करने लग जाएंगे अगर विरोधी दल नहीं होगा तो। किसी भी विरोधी दल में बैठने के लिए टोटल जो इलेक्शन में सीटें होती है उसकी 10% सीट लेना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम देखते हैं भारत में लोकतंत्र 1952 से स्टार्ट हुआ और 52 से 1977 तक कंटिन्यू गवर्नमेंट कांग्रेस की रही। ज़्यादातर जो विरोधी दल थे वो बहुत कमज़ोर थे, लेकिन 1914 के अंदर जो 16वीं लोकसभा हुई उसमें किसी भी दल को सत्तारूढ़ के अलावा 10% सीटें नहीं मिली और विरोधी दल की भूमिका में कोई भी दल अपने आप को नहीं बैठा पाया। सर जेगिंस के अनुसार जिस लोकतंत्र में विरोधी दल नहीं होते उसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई उनकी कमियां बताने वाला नहीं रहता, वो मनमानी करने लग जाते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के अंदर जितनी अहमियत सत्तारूढ़ दल की है उतनी ही विरोधी दल की भी है। विरोधी दल के क्या कार्य हैं, क्यों ज़रूरी है? विरोधी दल जो है जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, जो सरकार होती है, उसकी नीतियों की आलोचना करती है। कोई भी गलत काम करता है तो उसको पहले सचेत कर देती है, यानी गवर्नमेंट मनमानी नहीं कर सकती, विरोधी दल उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विरोधी दल जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सरकार है, उसके दोषों को जनता के सामने रखता है, वरना जनता को पता ही नहीं चलेगा कि सरकार क्या कर रही है। भारत में विरोधी दल या विपक्ष की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि भारत काफ़ी बड़ा लोकतंत्र देश है, विश्व का शायद सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जैसे कि 1952 से 1977 तक विपक्ष कमज़ोर रहा, लेकिन 2014 के अंदर जब इलेक्शन हुआ 16वीं लोकसभा के, तो उस दौरान भी विपक्ष में कोई नहीं बैठ पाया, क्योंकि जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसको काफ़ी भारी बहुमत मिला और कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जिसको 10% सीटें मिली हो। विपक्षी दल की भूमिका कब बेहतर रही? 1991 के इलेक्शन के अंदर जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उस समय भाजपा विरोधी दल की भूमिका में थी। ऐसे ही 1996 के जो इलेक्शन हुए उसमें भाजपा की गवर्नमेंट आई और कांग्रेस विरोधी दल की भूमिका में रही। 1998 के अंदर भी कांग्रेस विपक्ष में रही। 2009 में जब कांग्रेस ने सरकार बनाई गठबंधन की, उस दौरान जो है भाजपा विपक्ष में रही। और 2014 के अंदर जो इलेक्शन हुए उसके अंदर कांग्रेस को 10% सीटें नहीं मिली थी, इस वजह से उन्हें संगठित विपक्ष बनाना पड़ा, मिलकर कई पार्टियों को विपक्ष बनाना पड़ा, इसलिए विपक्ष का अभाव रहा। अभी भारत के अंदर भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी है और कांग्रेस जो है विपक्ष में है। 14 के अंदर जब इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस को खाली 44 सीटें मिली थी। भारत में विपक्षी पार्टियों का उदय कब हुआ, उनके पीछे कौन कौन सी पार्टियां थी? जैसे कि कांग्रेस तो मेन पार्टी मानी जाती है जो 1885 में बन गई थी। उसके अलावा जो भारत में पार्टियां थी उनके बारे में बता रही हूँ। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं जिसे,
सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही बनी थी। 1937 में कुछ जो नौजवान थे कांग्रेस के अंदर, रेडिकल समता मूलक बोला जाता था उनको, उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही इसकी स्थापना की थी। लेकिन 1948 के अंदर कांग्रेस ने एक ऐसा संविधान पास किया जिसमें कि दोहरी नागरिकता या दोहरी सदस्यता नहीं रख सकते, तो उसके दौरान समाजवादी पार्टी एक अलग पार्टी बनी। 1948 के अंदर आचार्य देव द्वारा सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव थे, जिन्होंने 1948 के अंदर पार्टी बनाई। ज़्यादातर लीडर ये पहले कांग्रेस के अंदर थे, बाद में इन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, जिसमें जो मुख्य लीडर्स माने जाते हैं राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, जेपी अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव इत्यादि। इनकी जो विचारधारा थी वो समाजवाद में विश्वास करते थे और पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों का विरोध करते थे। नेक्स्ट जो पार्टी थी भारत के अंदर वो है भारतीय साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी। यानी अभी हालांकि ये पार्टी 2 भागों में बट चुकी है, लेकिन शुरू के अंदर 1924 में बनी थी भारत के अंदर। इन्होंने भारतीय जो नेशनल मूवमेंट था उसमें भी भाग लिया था। ये ज़्यादातर लीडर्स रूसी क्रांति से प्रभावित थे और देश की समस्याओं का जो निपटारा था, देश के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी उस टाइम, वो रूसी या साम्यवादी तरीके से ही हल करना चाहते थे। 1941 के अंदर कांग्रेस से अलग हो गए थे। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और 1964 के अंदर पार्टी का विभाजन हो गया। 2 पार्टियों में डिवाइड हो गई थी, CPI और CPM। इसके जो CPI के 11 सदस्यों ने मिलकर AK गोपालन के नेतृत्व में एक अलग पार्टी बनाई जो CPM कहलाई बाद में। नेक्स्ट भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो अभी पीछे किए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 के अंदर बनाई। इस पार्टी की जो जड़ें थी वो कहीं ना कहीं RSS और हिंदू महासभा से जुड़ी हुई थी, खोजी जा सकती, क्योंकि इनकी विचारधारा RSS और हिंदू महासभा से मेल खाती है। आज यदि हम देखें तो इस पार्टी की जो जनसंघ की विचारधारा है वो भाजपा पार्टी में भी मिलती है कुछ। एक पार्टी, एक देश और एक संस्कृति, एक राष्ट्र विचारधारा पर बल देते हैं ये लोग। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी राष्ट्रभाषा पर जोर दिया जाता है, यानी अंग्रेजी का हर जगह विरोध किया जाता है। अल्पसंख्यकों को रियायत देने के विरोध में, जो भारत के अंदर अल्पसंख्यक थे जिनको हर जगह ग्रेस दी गई थी, जिनको रिजर्व किया गई थी सीटें, उनके विरोध में थे। ये पार्टी जम्मू कश्मीर को जो धारा 370 थी और 31 आर्टिकल उनके विरोध में थे। ये नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा मिले, बल्कि सबके इक्वल हो। इसके जो मुख्य लीडर्स थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक इत्यादि। इसके अलावा जो उस समय जो पार्टी थी वो थी स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक थे C राजगोपालाचार्य, इसकी स्थापना 1959 में की। इनके जो मुख्य नेता थे M.K. मुंशी, N.G. रंगा एंड मुंशी मसानी। स्वतंत्र पार्टी के जो लीडर्स थे उनकी जो विचारधारा थी वो थी पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे थे, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे थे ये लोग। गुटनिरपेक्षता जिसका पंडित नेहरू ने स्टार्ट किया था उसका विरोध किया इन्होंने। सोवियत संघ से दोस्ती का विरोध किया और ये अमेरिका से दोस्ती पर जोर देते थे। ज़मीन की हड़बंदी पर जोर देते थे, इसलिए जो पुराना राजा महाराजा थे वो ज़्यादातर इनके पक्ष में थे, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो बच रही थी। लेकिन ये पार्टी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई, क्योंकि जो इनकी विचारधाराएँ थी वो सभी लीडर से मेल नहीं खाती थी। इसके साथ ही मैं इस चैप्टर को ख़त्म करती हूँ।